बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हम लोग आजकल गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पिछले चैप्टर में हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया था और वो गुरुत्वीय त्वरण का जो फार्मूला आया था G बराबर आया था G_m_e/r² तो इससे पता लगता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब यदि पृथ्वी के आकार को हम देखें तो पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं है, वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। तो इस तरह से जो उसकी ध्रुवीय त्रिज्या का मान होगा वो उसके भूमध्य रेखीय त्रिज्या से कम होगा। पृथ्वी का आकार थोड़ा चपटा ले लेते हैं और फिर देखते हैं। ये मान लिया हमने एक पृथ्वी का चित्र बना लिया। तो ये जो त्रिज्या है ध्रुवीय, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहां पर जो आरपी का मान जो होगा वो आरई, ये भूमध्य रेखीय त्रिज्या आरई है, ये ध्रुवीय त्रिज्या आरपी है। क्योंकि आरपी का मान आरई से छोटा है अतः जीपी इसको हम आरई कर लेते हैं। मतलब ये भूमध्य रेखीय त्रिज्या के आधार पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया। और यदि हम ध्रुवीय त्रिज्या यहां रख दें इस फार्मूले में तो ये हमारा मान जीपी का मान, मतलब ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आरपी छोटा है आरई से अतः हम इससे इन दोनों फार्मूले से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि ये छोटा है अतः जीपी का मान बड़ा होगा जीई से। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है पृथ्वी के किन्हीं अन्य स्थानों की तुलना में। तो ये जो है एक निष्कर्ष इस फार्मूले से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब हम यहां पर तीन बातें आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किस तरह से ऊंचाई के साथ, यानी पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर किस तरह से परिवर्तित होगा और उसका फार्मूला क्या होगा। और फिर हम पृथ्वी के तल से उसके केंद्र की ओर जाएंगे तो पता करेंगे कि किस तरह से गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित होता है, उसका क्या फार्मूला होता है। और तीसरा हमारा पॉइंट ये रहेगा कि पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसका फार्मूला क्या होगा। तो इन तीन बातों को आज समझने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है एकदम फार्मूला, और डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में और वो हम फार्मूला यहां पर डिराइव करेंगे। तो आइए पहला टॉपिक लेते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन। देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसमें आपको अंतर भी मालूम होना चाहिए और ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। भाई ये जो जी है, कैपिटल जी, ये तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही होता है जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। जबकि जी का मान जो है वैसे तो सामान्य रूप से 9.8 मीटर पर सेकेंड का वर्ग लेते हैं, लेकिन ये जी का मान जो है पृथ्वी के तल पर जो है अलग अलग स्थानों पर, जैसे कि अभी हमने देखा कि ध्रुवों पर जो है अधिक होता है अन्य किन्हीं स्थानों की तुलना में, उसी तरह से इस जी का मान, स्मॉल जी का मान पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर भी घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर भी घटता है और घूर्णन के कारण भी जी का मान जो है, स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। तो हम आज पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो एक हम चित्र बनाते हैं। पहले लिख लेते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान मी है, पृथ्वी की त्रिज्या आरई है। कोई पिंड
जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी तल पर स्थित है। देखिए, ये मान लिया पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या RE है। अब यहां पर कोई पिंड बिंदु A पर रखा हुआ है। अब इसको हम यदि कुछ ऊंचाई, तल से ऊंचाई h पर ले जाएं, तो यहां पर बिंदु B पर ले जाएंगे, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है घटेगा, क्योंकि फार्मूला अभी हमने दिखाया था, उसके आधार पर हम दोनों सूत्र लिखते हैं। कैसे कि कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी तल पर स्थित है, पृथ्वी तल पर स्थित है, इस पर कितना बल लगेगा? पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा G m बटे RE स्क्वायर। यह बल पिंड के भार के बराबर होगा। तो भार का मान क्या होगा? mg होता है ना, भार mg लिख देते हैं, के बराबर होगा, तो mg बराबर हो जाएगा Gme बटे RE का वर्ग। ये m कट गया, तो G का मान, पृथ्वी तल पर G का मान देखिए फिर से मैंने निकाल दिया, जो कि हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। अब हम बार बार इस फार्मूले को प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह समीकरण 1 हो गई। अब यदि इस पिंड को, जो कि बिंदु A पर है, B बिंदु पर ले जाते हैं, यानी पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो वहां पर h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यदि पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाया जाए, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण ठीक है। इसी फार्मूले के आधार पर G डैश बराबर हो जाएगा Gme, पृथ्वी के केंद्र से इस बिंदु B तक की ऊंचाई, दूरी, वो कितनी हो जाएगा? RE प्लस h का वर्ग, इतनी हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण जो है 2 को 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर G डैश बटे G बराबर हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए जैसा लिखा हुआ, Gme बटे RE प्लस h का वर्ग करेंगे। जब इसको भाग देंगे तो ये उलट जाएगा, मतलब RE का वर्ग ऊपर आ जाएगा और Gm नीचे चला जाएगा, Gme, तो ये पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रिलेशन आएगा वो G डैश बटे G बराबर हो जाएगा RE बटे RE प्लस h का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या फिर अलग अलग लिखा रहने दीजिए, RE स्क्वायर बटे RE प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। अब ये जो फार्मूला आया, देखिए यहां पर G का मान, G डैश का मान आया G इंटू RE स्क्वायर बटे RE प्लस h का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, और इस फार्मूले की सहायता से दी गई ऊंचाई पर हम G का मान निकाल सकेंगे। हम ये फार्मूला तब प्रयोग करेंगे
जब h का मान, जो ऊंचाई है वो उसका मान re के तुलनात्मक है, अर्थात h का मान बहुत छोटा है। तो हम अभी देखिए दूसरा फार्मूला निकाल रहे हैं उसके लिए। अब यदि h का मान बहुत छोटा नहीं है तो फिर हम इसी फार्मूले को प्रयोग करेंगे। ये सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। दूसरा फार्मूला देखिए। अच्छा, यदि हम इसको दूसरे ढंग से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं g डैश बराबर g, इस आर को नीचे ले जाते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं। देखिए 1/RE प्लस H/RE, और ये जो है आपका होल स्क्वायर हो गया। क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो RE स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। तो G डैश बराबर हो गया G इंटू 1/, इसको भाग दीजिए अब अलग अलग, RE/RE प्लस H/RE का। देखिए एक का वर्ग तो एक ही होता है, तो हम केवल नीचे वर्ग लगा रहे हैं, ये माना गया। तो G डैश बराबर हो गया G गुणा 1/RE/RE, एक बच हुआ, ये H हो गया, और RE का वर्ग हो गया। G डैश बराबर G, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। अभी हर में है तो ऊपर जब ले जाएंगे तो ये घात हो जाएगी -2। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से इसका ये माइनस पावर खोल देते हैं, और क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम बता चुके हैं, और इसकी सहायता से हम इस तरह के समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में तो बहुत सारे पद होते हैं, अनंत पद होते हैं, तो हम उसके पहला पद ही लेंगे, बाकी पदों को छोड़ देंगे, क्योंकि उन पदों का मान बहुत छोटा होगा। ये यहां पर हम जो बाइनोमियल थ्योरम प्रयोग करने जा रहे हैं वहां पर देख सकते हैं कि एक जो लिखा हुआ है और ये जो H/RE है, इसका मान एक की तुलना में बहुत कम है। यानी यहां पर एक जो है देखा जाए बड़ा है H/RE से। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको खोलने जा रहे हैं, बाइनोमियल प्रमेय से। G डैश बराबर हो जाएगा G, और ये -2 यहां आ जाएगा, तो 1 - 2H/RE, और आगे पद बहुत सारे होंगे लेकिन हम उनको छोड़ देंगे, क्योंकि उनका मान, क्योंकि इसका वर्ग आएगा आगे, तो वर्ग जब इसका करेंगे, क्योंकि हर में बहुत बड़ी संख्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो उसका मान जो है बहुत छोटा आएगा। अतः जो है बाकी पदों को हम छोड़ देंगे, केवल 2 पद रखेंगे, और इस तरह से हमें अन्य पद छोड़े जा रहे हैं। अन्य पद छोड़ने पर तो हमारा G का मान आ गया, G डैश बराबर आ गया G इंटू 1 - 2H/RE। इस फार्मूले का प्रयोग हम कब करेंगे? जब H का मान RE की तुलना में बहुत छोटा है। इससे पहले वाला जो सूत्र आया था उसमें हम तब प्रयोग करेंगे उस फार्मूले को जब H का मान RE मतलब पृथ्वी की त्रिज्या से तुलनात्मक है, लगभग उसका चौथाई है, उसका दोगुना है, इस तरह का प्रश्न कोई है। लेकिन यदि H का मान कुछ किलोमीटर ही है तो फिर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहां पर नोट कर सकते हैं, इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब H बहुत छोटा होता है पृथ्वी की त्रिज्या से। और जो इससे पहले वाला फार्मूला आया था G डैश बराबर आया था G गुणा
आर ई का वर्ग बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका जो ये फार्मूला तब करेंगे जब एच का मान कैसे दिया गया होगा, एच बराबर दिया गया है आर ई बटे 2, एच बराबर दिया गया है 2 आर ई, एच बराबर दिया गया है आर ई बटे 4। मतलब इस तरह से एच का मान काफी अधिक है, उस केस में ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। और यदि एच का मान बहुत छोटा है तो हम फिर ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। मान लिया कहा जाए कि जी का मान 10 किलोमीटर ऊंचाई पर ज्ञात करो, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जी की जो है एच की जगह 10 किलोमीटर 10 गुणा 1000 रख देंगे तो जी का मान उस ऊंचाई पर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं और वो है पृथ्वी के नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। वेरिएशन ऑफ जी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, गहराई के साथ। यहां पर हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, वो हम पहले बता दे रहे हैं। क्या, यदि किसी पिंड को किसी खोखले, ये मान लिया ये खोखला गोला है, इसके अंदर रख दिया जाए। मान लिया ये पिंड हमने यहां पर एक यम द्रव्यमान का रख दिया, ये बाहर यहां पर द्रव्यमान है, अंदर से खोखला है गोला। तो इस द्रव्यमान पर इस खोखले गोले के कारण बल जो है नहीं लगता, यानी ये खोखला गोला इस वस्तु पर, इस पिंड पर शून्य बल आरोपित करता है। परिणामी बल शून्य होता है, क्योंकि इधर वाला पोर्शन मान लिया ये हमने लिया, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक उतना ही द्रव्यमान इधर भी होगा, और इस तरह से पूरे द्रव्यमान इसको चारों तरफ से अपनी अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो परिणामी मान जो है, बल का परिणामी मान शून्य होगा। तो यदि कोई पिंड किसी खोखले गोले के अंदर रखा है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल का मान शून्य होता है। यह हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब देखिए, ये हमने एक पृथ्वी बना रहे हैं। पृथ्वी का तल ये है, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, और बिंदु ए, पिंड पहले पृथ्वी के तल पर है, बिंदु ए पर है, और फिर उसको जो है बिंदु पी पर रख दिया गया है, यानी एच गहराई में जाकर के रख दिया गया है ना, ये एच गहराई में रखा है। तो ये वाली त्रिज्या जो होगी, ओ बी त्रिज्या जो होगी, ओ बी बराबर हो जाएगा आर ई माइनस एच। आर ई पूरा है, उसमें से एच घटा देंगे तो ये ओ बी का मान हो जाएगा आर ई माइनस एच। जब कोई पिंड जिसका द्रव्यमान यम है पृथ्वी तल पर स्थित होता है, पृथ्वी तल, बिंदु लिख देते हैं, पृथ्वी तल के बिंदु ए पर स्थित है, तो तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा?
तो उनका मान हमें फार्मूला मालूम है, G इज इक्वल टू होता है GME बटे RE का वर्ग। यहां बस वही है कि ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और RE जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। ये क्योंकि अलग से यदि प्रश्न ये आता है भाई, आप सूत्र निकालने को आता है तो आपको बताना तो पड़ेगा ही कि ME हम क्या ले रहे हैं और RE क्या है ना। तो इसलिए जब इसको हम शुरुआत करेंगे तो हम ये बताएंगे कि ME यहां पर क्या है और RE क्या है। अच्छा, जब पिंड H गहराई पर ले जाया गया, जब पिंड को बिंदु B पर गहराई या कहें बिंदु P पर पृथ्वी तल से H गहराई में ले जाया जाता है तो इस पिंड पर बाह्य जो कवच बन रहा है, ये वाला, ये बाह्य कवच होगा। तो इस पिंड पर बाह्य कवच के कारण परिणामी बल जो होगा, बल 0 होगा। यह पिंड जो है केवल, यह पिंड केवल ठोस गोले जिसकी त्रिज्या RE माइनस H है से आकर्षित होगा। तो इस पिंड पर बाह्य कवच के कारण परिणामी बल 0 होगा। यह पिंड केवल ठोस गोले जिसकी त्रिज्या RE माइनस H है से आकर्षित होगा। मतलब ये वाला जो ठोस गोला है, वो गोला इस पिंड को, जो कि बिंदु B पर रखा हुआ है, ये वाला गोला केवल उस पर बल लगाएगा। तो बल कितना लगाएगा हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो बल बराबर हो जाएगा GM और स्मॉल m बटे ये जो इसकी त्रिज्या है RE माइनस H का वर्ग। अब यहां पर जो ME का मान है, पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान तो है नहीं, केवल इस भाग का द्रव्यमान लिया जाएगा। तो हम इसको ME डैश ले रहे हैं, और ME डैश का मान हम निकालेंगे। वैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, ME का मान क्या होगा, आयतन गुणा घनत्व। तो ME बराबर हो जाएगा आयतन, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, 4/3 पाई RE का घात 3 गुणा घनत्व रो ले लिया, इतना द्रव्यमान होगा। और ME डैश का मान कितना हो जाएगा वो भी लिख देते हैं। ME डैश जो हो जाएगा, ME डैश बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और इसकी जगह पर RE माइनस H का घात 3 और घनत्व। ये देखिए ME का मान हो गया, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, ये हो गया इस पोर्शन का द्रव्यमान।
तो ये यदि जो है पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है, यदि पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है, पृथ्वी तल पर स्थित है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है जी बराबर हो जाएगा GME बटे RE का वर्ग। यहां पर हम ME का मान ये वाला रख देते हैं, तो पृथ्वी तल पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाएगा, तो कैपिटल G बटे RE और इसका वर्ग और इसका मान 4/3 पाई RE का घात 3 गुणा घनत्व। तो ये देखिए RE स्क्वायर से RE क्यूब कटा तो RE बचा। इस तरह से पृथ्वी तल पर G का मान दूसरे पदों में आ गया है और वो आ गया है कितना 4/3 पाई G RE इंटू रो। ये पृथ्वी तल पर G का मान है। वैसे तो देखिए G का मान ये था पृथ्वी तल पर GME बटे RE का वर्ग, क्योंकि हम आगे द्रव्यमान के पदों में लिखेंगे, क्योंकि पिंड जब B पर जाएगा तो केवल ये भाग उसको आकर्षित करेगा पिंड को, इसलिए हमें इतना द्रव्यमान लेना पड़ेगा। इसलिए हमने G का एक फार्मूला दूसरा निकाला है और इसको समीकरण 1 डाल देंगे। बल का सूत्र लिखो या नहीं लिखो उसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट G और G डैश का मान निकाल सकते हैं, है ना। अब क्या होगा, जब पिंड बिंदु B पर स्थित है तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, त्वरण का मान G डैश बराबर हो जाएगा GME डैश बटे, अब यहां पर त्रिज्या लेंगे RE माइनस H का और ME डैश का मान ये वाला हम यहां पर रखेंगे। तो G डैश बराबर हो जाएगा G बटे RE माइनस H का होल स्क्वायर इंटू ME का मान है ये 4/3 पाई RE माइनस H का क्यूब इंटू रो। तो ये जो है पूरा कट जाएगा, यहां बचेगा RE माइनस H केवल बचेगा। तो अब G डैश का मान आ गया 4/3 पाई G RE माइनस H इंटू रो। ये देखिए समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई है हमें। ये समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 है, G का मान है, पृथ्वी तल पर G का मान है, ये H गहराई पर G का मान है। G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं, यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। तो G डैश बटे G बराबर हो जाएगा 4/3 पाई G RE माइनस H इंटू रो बटे 4/3 पाई G RE इंटू रो। तो देखिए ये कट गया, G से G कट गया, ये कट गया है उसका घनत्व, तो G डैश बराबर आ गया G इंटू RE माइनस H बटे RE। ये फार्मूला आ गया G डैश का। इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। देखिए G डैश बराबर होगा, इसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो G डैश का मान आ जाएगा G इंटू RE बटे RE माइनस H बटे RE। तो G डैश बराबर हो गया G इंटू 1 माइनस H अपान RE। ये फाइनल रिजल्ट हमारा हो गया, फाइनल फार्मूला। पृथ्वी तल से H गहराई पर G का मान इतना होता है, वहां पर क्या है 2H अपान RE है। जब हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो G का मान देखा जाए तो ज्यादा तेजी से घटता है, क्योंकि वहां पर 2H है।
उसके अंदर गहराई में जाने की तुलना में। अब यदि मान लिया हम पृथ्वी के तल से केंद्र पे पहुंच जाएं, यानी h का मान यदि RE के बराबर हो जाए, तो देखिए g का मान क्या होगा। यदि पिंड को, या डायरेक्ट लिख देते हैं, यदि पिंड को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए, मतलब क्या हुआ, H बराबर हो गया RE के, तो H की जगह RE रख दीजिए, तो G डैश गुरुत्वीय त्वरण G डैश बराबर हो जाएगा G इंटू 1 माइनस RE बटे RE, तो ये हो गया 1, RE बटे RE 1 हो गया, तो G डैश बराबर हो गया G इंटू 1 माइनस 1, 0 हो गया, तो G डैश बराबर हो गया 0 के। अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अतः किसी पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर भार जो होगा, केंद्र पर भार कितना हो जाएगा, भार होता है mg डैश होगा, और g डैश का मान 0 हो गया है, तो भार कितना हो जाएगा, 0 होता है। तब जब वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएंगे तो जो है उसका भार 0 हो जाएगा, जी का मान, क्योंकि वहां पर 0 है। अब तीसरा हमारा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, वो भी देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity due to rotation of earth। तो जैसा है कि हम जानते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है तो उस पर, उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको कि हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसी बल के कारण उस पिंड पर, उस वस्तु पर केंद्र से दूसरी ओर, केंद्र से दूर एक बल लगता है, जिसको कि हम अपकेंद्र बल कहते हैं। तो वही हाल यहां पर होगा। हम एक चित्र बनाते हैं, देखिए ये पृथ्वी है और ये उसकी भूमध्य रेखा हो गई। अब कोई पिंड मान लिया यहां पर P बिंदु पर स्थित है, P बिंदु, और ये भूमध्य रेखा के साथ इस कोण को कहते हैं अक्षांश कोण है, और ये पृथ्वी की त्रिज्या RE है। वस्तु यहां P बिंदु पर है, ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष हो गया। तो इसके बारे में लिखते हैं क्या, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक पिंड एक समान कोणीय वेग से अलग अलग
वृत्तीय त्रिज्याओं में घूर्णन करता है, जिससे उस पर एक अपकेंद्र बल, केंद्र बल mR² बाहर की ओर कार्य करता है। अतः वस्तु पर या कहें पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल का परिणामी मान हम यहां पर लिख रहे हैं mg डैश कम हो जाता है। चित्र से समझिए, देखिए ये हमारा पिंड यहां पर P बिंदु पर है जिसका द्रव्यमान m है और ये इस अक्ष के परितः घूर्णन करेगा क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और यहां पर उसकी जो त्रिज्या बनेगी वो ये त्रिज्या बनेगी। ये मान लिया कोण जो है यहां पर का कोण निकाल लेते हैं। देखिए ये जो कोण बनेगा ये लैम्डा के बराबर ही होगा। ये लैम्डा है अक्षांश कोण, P से हमने एक लंब डाला है, मान लिया PN है और ये जो PN रेखा है वो इस OA के समानांतर है। तो ये एक कांतर कोण हो गया, तो ये लैम्डा का मान, लैम्डा और ये लैम्डा दोनों समान कोण होंगे। अब हमने देखिए PN क्या है, इस कण की वृत्तीय त्रिज्या है। वृत्ताकार पथ में जो ये घूर्णन कर रहा है, गति कर रहा है, तो ये उसकी त्रिज्या है। हम इस त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए त्रिभुज PNO में, त्रिभुज PNO में ये OP क्या है, वो तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। कॉस थीटा, कॉस लैम्डा बराबर हो जाएगा PN बटे OP। तो कॉस लैम्डा बराबर PN का मान जो है R है, OP का मान RE है, तो R बराबर हो जाएगा RE कॉस लैम्डा। तो इस कण पर एक बाहर की तरफ, इस तरफ को एक बल लगेगा और जिसको हम अपकेंद्र बल कहेंगे और इसका मान हो जाएगा mR ओमेगा का वर्ग। ये मान लिया PB दिशा में लग रहा है। यदि कण या पिंड लिखते हैं, पिंड का द्रव्यमान m है तो अपकेंद्र बल, तो इस पर अपकेंद्र बल PB दिशा में कार्य करेगा तथा घूर्णन की अनुपस्थिति में, इसको हम अलग से लिख देते हैं, क्या? घूर्णन की अनुपस्थिति में, घूर्णन की अनुपस्थिति में मान लेते हैं पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, तो अनुपस्थिति में पृथ्वी पिंड को अपने केंद्र O की ओर बल mg से आकर्षित करेगी। अतः घूर्णन के कारण के
कारण लगने वाला आभासी बल, जो कि हम mg डैश कह रहे हैं, किस दिशा में लगेगा? आभासी बल जो है इसका अपकेंद्र बल mr ओमेगा स्क्वायर तथा वास्तविक बल mg का परिणामी मान होगा। घूर्णन के कारण लगने वाला आभासी बल mg डैश जो होगा वो अपकेंद्र बल mr ओमेगा स्क्वायर तथा वास्तविक बल mg का परिणामी मान होगा। mg किधर लगेगा? ये OP दिशा में लगेगा और PB दिशा में लग रहा है अपकेंद्र बल। तो ये दो बल लग रहे हैं, PO दिशा में, एक PB दिशा में। इनका परिणामी जो है ज्ञात करने के लिए सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज हम पूरा करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका मान हम मान लिया यहां पर बिंदु C लिख देते हैं और इसका परिणामी इसके विकर्ण से प्रदर्शित हो जाएगा। ये हो जाएगा mg डैश। अब केंद्र बल mr ओमेगा स्क्वायर वास्तविक बल मान होगा तथा इस दिशा में लगेगा, PC दिशा में लगेगा, PC दिशा में कार्य करेगा। तो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से हम यहां पर इसी mg डैश का मान निकालते हैं। तो सदिशों के समांतर चतुर्भुज, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से क्या हो जाएगा? PC बराबर हो जाएगा वर्गमूल PO का वर्ग प्लस PB का वर्ग प्लस 2PO गुणा PB cos इन दोनों सदिशों के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला, यानी कोण जो बन रहा है इसका मान है OPB और OPB का मान जो है वो है, देखिए ये लैम्डा बन रहा है, ये पूरा सीधी रेखा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस लैम्डा, 180 माइनस लैम्डा, ये कोण का मान हो गया। तो हम यहां पर लिख देंगे 180 माइनस लैम्डा। अब इनका मान रख देते हैं और हम परिणामी बल का मान निकाल लेते हैं। तो PC का मान है mg डैश बराबर हो जाएगा वर्गमूल PO mg का वर्ग प्लस mr ओमेगा स्क्वायर का वर्ग प्लस 2 इंटू mg इंटू mr ओमेगा का वर्ग और कॉस एक 180 माइनस लैम्डा, ये मान हो गया। थोड़ा इसको हल करते हैं। mg डैश बराबर हो जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा की घात 4 प्लस 2 m स्क्वायर g r ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस लैम्डा। कॉस 180 माइनस लैम्डा बराबर होता है माइनस कॉस लैम्डा। mg डैश बराबर हो गया वर्गमूल m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा की घात 4, और ये हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर g r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। यहां पर हम पहले m कॉमन लेते हैं। तो जब ये m स्क्वायर सब जगह है वो कॉमन होगा तो बाहर आएगा m हो जाएगा, वर्गमूल m स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो m हमने कर दिया इसको,
तो अंदर जो बचेगा वो देखिए क्या बचेगा, जी का वर्ग बचेगा प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की घात 4 बचेगा माइनस 2GR ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अब हम आर का मान और रखेंगे, ए स्मॉल आर है, उसके बाद जी को भी कॉमन ले लेंगे, ये कट गया, तो जी डैश बराबर हुआ वर्गमूल, देखिए जी का वर्ग प्लस इसकी जगह जब हम ये रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा RE स्क्वायर ओमेगा की घात 4 कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 इंटू आर की जगह पर RE होगा और ये कॉस लैम्डा का कॉस लैम्डा से गुणा हो जाएगा, है ना, और जी भी रहेगा 2GRE ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि ये कॉस लैम्डा का गुणा हो गया कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब हम यहां से जी को भी बाहर निकालते हैं, जी डैश बराबर जी कॉमन लिया, देखिए क्या बचेगा, ये जी स्क्वायर बटे जी स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा भाई अंदर तो हम जी स्क्वायर से भाग देंगे ना, जब जी बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर जी स्क्वायर से भाग देंगे, तो ये बचेगा यहां पर 1 प्लस यहां पर RE स्क्वायर ओमेगा की घात 4 बटे जी स्क्वायर पूरा का पूरा लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2GRE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा बटे जी स्क्वायर। तो ये देखिए एक जी यहां से कट जा रहा है, तो हमारा मान हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी अंडर रूट 1 प्लस आर, इसको हम दूसरे ढंग से थोड़ा लिख रहे हैं, RE ओमेगा स्क्वायर बटे जी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2RE ओमेगा स्क्वायर बटे जी कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब इसका हम मान निकालते हैं, देखिए क्या हो रहा है कि ये जो यहां पर पद है R ओमेगा स्क्वायर बटे जी और इसका होल स्क्वायर है, इसका मान निकालें तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁶ ओमेगा, पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कैपिटल टी मतलब 24 घंटे होता है, ओमेगा का मान होता है 2 पाई बटे टी, तो 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा, टी का मान होगा 24 घंटे गुणा, इसको घंटे को मिनट में बदला, सेकेंड में बदला, ये मान यहां पर आएगा और इसका वर्ग भी होगा, तो 2 पाई बटे 24 गुणा 60 और पूरा वर्ग, और ये जी और है 1/9.8, तो इसका जब हल करते हैं तो इसका मान आता है 1/289। हमारा यहां पर देखिए ये वर्ग है, यानी RE ओमेगा स्क्वायर बटे जी का वर्ग जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1/289 गुणा 1/2 तो ये जो मान है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इस पद को हम छोड़ दें, छोटे होने के कारण इसे छोड़ देते हैं, इसको, इस पद को, तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो देखिए क्या आता है, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस, ये आ जाएगा सीधे 1 माइनस 2RE ओमेगा स्क्वायर बटे जी कॉस स्क्वायर लैम्डा। इसको हल करते हैं, वही बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, 1 माइनस 2RE ओमेगा स्क्वायर बटे जी कॉस स्क्वायर लैम्डा की घात 1/2 बाइनोमियल प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, ये घात इससे गुणा हो जाएगी यहां पर आकर के, ये धनात्मक है इसलिए ये चिन्ह नहीं बदलेगा, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस 1/2 गुणा 2RE ओमेगा स्क्वायर बटे जी और कॉस स्क्वायर लैम्डा। अन्य पद छोड़ देंगे हम, अन्य पद छोड़ने पर, अन्य प्लस या माइनस जो भी है हमारा, अन्य पद छोड़ देंगे, इसके आगे के बहुत सारे पद आएंगे ना बाइनोमियल प्रमेय से, तो आगे के पद हम छोड़ देंगे, केवल यहीं तक हम लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, तो रिजल्ट हमारा जो आया है जी डैश बराबर आया जी
1 माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर बटे जी कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी को अंदर ले जाइए तो जी डैश बराबर हो गया जी माइनस जी, जब इससे गुणा होगा तो ये वाला जी कट जाएगा, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है आभासी गुरुत्वीय त्वरण। इससे पता लग रहा है जी डैश का मान गुणन के कारण जी डैश का मान जो होगा वो जी से कम होगा। ये क्लियर पता लग रहा है कि जी में से यानी गुणन पृथ्वी ना करे तो उसका मान यदि जी हो तो घूर्णन के कारण अब क्या है जी डैश है। कितना कम हो गया, इतना कम हो गया, तो घूर्णन के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। अर्थात यदि हम भार लें अपना या किसी भी वस्तु का, जब पृथ्वी घूर्णन न कर रही हो तो कुछ भार अधिक आएगा जो इस समय आ रहा है। इस समय जो आ रहा है भार वो देखा जाए तो आभासी भार है, क्योंकि घूर्णन के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी होना चाहिए वो अब जी डैश है। अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट, यदि पिंड भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा का मतलब हुआ, देखिए ये भूमध्य रेखा हो गई। अब पिंड यहां पर पहले था तो कोण लैम्डा बन रहा था, तो जब ये वस्तु P बिंदु यहां पर आ जाएगा तो लैम्डा का मान शून्य हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। अर्थात जी डैश का मान भूमध्य रेखा पर जीई बराबर हो गया, ये क्या हो जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये इसका मान हो गया 1। तो ये जो जीई का मान आ रहा है वो आ रहा है न्यूनतम, क्योंकि ये देखिए इस समय आर ई ओमेगा स्क्वायर का मान अधिकतम होगा, तो सबसे अधिक प्रभाव जो होगा वस्तुओं के पिंडों के भार का कहां पर पड़ेगा, जब वो पिंड पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर होगा। तो घूर्णन का प्रभाव जो है सबसे अधिक जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि घूर्णन का प्रभाव सबसे अधिक तब होगा जब पिंड पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर होगा और वहां पर देखा जाए उसका जो भार होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि जी का मान जो होगा वो उस समय न्यूनतम होगा। घूर्णन के कारण जो वस्तुएं भूमध्य रेखा पर हैं उनका भार देखा जाए सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, यदि पिंड जो है ध्रुव पर है, यदि पिंड ध्रुव पर स्थित है तो लैम्डा देखिए यहां पर आ गया तो कोण ये लैम्डा हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया ना, तो जी डैश बराबर हो गया जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, तो ये हो गया 0। कॉस 90 का मान 0 होता है, तो जी डैश बराबर जी हो गया, ये हम इसको बराबर लिख दिया जी पी लिख दिया, जी माइनस 0 हो गया, ये जो है पूरा पद जो है 0 हो जाएगा। अर्थात अतः पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव उन वस्तुओं पर, उन पिंडों पर नहीं होता है जो पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थित होती हैं। तो यदि वस्तु पृथ्वी के ध्रुव पर स्थित है तो
उसका प्रभाव मतलब घूर्णन का प्रभाव उसके भार पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर घूर्णन वाला जो पद है आर ओमेगा स्क्वायर ये शून्य हो जा रहा है। तो सबसे अधिक भार जो प्रभावित होगा यदि पिंड पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर है, उस घूर्णन के कारण सबसे अधिक भार वहीं भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तुओं पर पड़ेगा और वहां पर भार सबसे कम होगा। और यदि वस्तु वही पिंड ध्रुव पर ले जाया जाएगा तो देखा जाएगा कि वहां पर कोई प्रभाव, घूर्णन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि घूर्णन वाला टर्म शून्य हो जा रहा है। तो हम दो निष्कर्ष यहां पर निकाल रहे हैं कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर वस्तुएं स्थित होती हैं तो घूर्णन के कारण उनका भार सबसे अधिक प्रभावित होता है। और यदि वस्तुएं जब वही वस्तु ध्रुव पर ले जाई जाए तो उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका? घूर्णन का। तो उम्मीद है कि आज में जो बातें डिस्कस की गई हैं वो सभी समझ में आ गई होंगी और थोड़ा जो बाद वाला है उसको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, घूर्णन के कारण जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी का प्रभावित हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मान लिया जो हमने समझाया है इसको तो हम वहां पर परीक्षा में तो समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, ये पद छोटा है इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेने पर आप आसानी से इसको भी, इस सूत्र को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।